हेलो फ्रेंड, डीलो जंक्शन में मैं बरखा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं मेंस की सीरीज़। हम लोग मेंस की सीरीज़ कर रहे हैं जो ना केवल आरजेएस के लिए बल्कि एपीओ के लिए भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 1999 का पेपर। ठीक है, देखते हैं कौन सा है पहला क्वेश्चन। हमने देखा है इसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। इसका आंसर नीचे लिख रखा है, लेकिन आप आंसर को इग्नोर करते हुए पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, आंसर लिख रहा है लेकिन हमको उस पर ध्यान नहीं देना है। पहले देखना है हमको इसका क्वेश्चन, उसके बाद देखना है क्या ये आंसर लिख रहा है वो बिल्कुल सही है, उसी के अकॉर्डिंग इसको एनालिसिस करना है। तो खुले न्यायालय में एक अभियुक्त की संस्वीकृति का कथन कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट होता है के द्वारा अभिलिखित किया जाता है। अभियोजन के दौरान अभियुक्त उक्त संस्वीकृति की वैधता को इस आधार पर चुनौती देता है कि संस्वीकृति अभिलिखित करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा उसका परीक्षण नहीं किया गया था। निर्णित कीजिए। खुले न्यायालय में एक अभियुक्त क्या करता है? संस्वीकृति का कथन कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा अभिलिखित किया जाता है। अभियोजन के दौरान अभियुक्त उक्त संस्वीकृति की वैधता को इस आधार पर चुनौती देता है कि संस्वीकृति अभिलिखित करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा उसका परीक्षण नहीं किया गया था, यानी उसका एग्जामिनेशन नहीं किया गया था। इसको निर्णित करना है हमको। तो इसके अंतर्गत क्या है? उत्तर, जैसा कि उत्तर आपके सामने लिख रखा है। कौन से एक्ट से आ रहा है ये क्वेश्चन? कौन से एक्ट से आ रहा है ये आ रहा है हमारा सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। सीआरपीसी नंबर 1973 उसके अकॉर्डिंग अभियुक्त द्वारा संस्वीकृति की वैधता के बारे में जो चुनौती दी गई है उसके आधार विधि संगत है। मतलब उसने जो चुनौती दी गई है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रथमतः जो दंड प्रक्रिया संहिता है यानी जो हमारी सीआरपीसी है उसका जो सेक्शन है 164 का क्लोज 1 को उसके अकॉर्डिंग संस्वीकृति के कथन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा यानी किसके द्वारा रिकॉर्ड की जाती है? संस्वीकृति जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, उसको अभिलिखित नहीं किया जा सकता है। तो किसके द्वारा लिखे जाएंगे? ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखे जाएंगे। और द्वितीयतः क्या है, यानी इसका सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा 164 के अंतर्गत 4 क्लोज में जो क्या दे रखी है, रीति वगैरह दे रखी है, उसका जो प्रोसीजर वगैरह दे रखा है उसका भी उसने पालन नहीं किया है। तो इन बात को देखते हुए इसने क्या किया है, उसको चुनौती दी जा सकती है। तो आपको क्या करना है, ये हो गया आपका होमवर्क कि आपको करने हैं 64 जो सेक्शन है 164 के जो सेक्शन हैं इसके जितने भी सब क्लॉज हैं 1, 2, 3 जितने भी क्लॉजेज हैं इनको क्या करना है, एक बार गो थ्रू करना है, क्योंकि इस पे क्या होता है संस्वीकृति लिखने से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब ये जो प्रश्न हमारे सामने आया है ये कौन सा है? ये है मृत्युकालीन घोषणा की अंग्रेजी एवं भारतीय विधि के मध्य अंतर बताइए। मतलब डाइंग डिक्लेरेशन का क्वेश्चन आ गया। डाइंग डिक्लेरेशन को हम कहाँ पढ़ते हैं? डाइंग डिक्लेरेशन को हम पढ़ते हैं सेक्शन 32 के अंतर्गत, जो कि आता है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके अंतर्गत हम डाइंग डिक्लेरेशन के पॉइंट को देखते हैं। तो जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है मृत्युकालीन घोषणा होती है जो कि हमने विदेशों से ग्रहण की थी ये एक्ट। तो इसमें क्या होता है, अंग्रेजी विधि यानी कि जो इंग्लिश लॉ होता है और जो इंडियन लॉ होता है उसके अंतर्गत अंतर पाया जाता है। तो इसमें कौन कौन से अंतर होते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो केवल आपराधिक मानव वध के मामले में ग्राह्य होता है। अंग्रेजी विधि के अंतर्गत क्या होता है, केवल जो कल्पेबल होमोसाइड वगैरह होते हैं जो हम पढ़ते हैं आईपीसी के अंतर्गत सेक्शन 299 के अंतर्गत, तो उसमें आते हैं। जबकि क्या होता है भारतीय विधि यानी इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग ये सभी आपराधिक कार्यवाहियों में ग्राह्य होता है यानी एक्सेप्टेबल होता है। और घोषणा करने वाले व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना आवश्यक है। यहाँ पे कहा गया है कि क्या होगा, सक्षम साक्षी होना जरूरी है जो ऐसी घोषणा करेगा, यानी कि जो मृत्युकालीन घोषणा करता है, डाइंग डिक्लेरेशन करता है, उसका क्या होना चाहिए, सक्षम साक्षी होना जरूरी है। जबकि जब इंडियन लॉ की बात होती है तो यहाँ पर घोषणा करने वाले व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ऐसी घोषणा करने वाले व्यक्ति को अपनी मृत्यु की पूर्ण आशंका होनी चाहिए। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो भी मृत्युकालीन घोषणा करेगा उसको आशंका होनी चाहिए कि बस मैं मरने ही वाला हूँ।
जबकि इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, ऐसी आशंका का होना आवश्यक नहीं है। उसके बाद क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको संपोषक साक्ष्य वगैरह आपने पढ़े होंगे, उसकी बात आती है इसके अंतर्गत, उनको उसमें ग्रहण करना। तो जो डाइंग डिक्लेरेशन वगैरह के पॉइंट होते हैं ये कई सेक्शन से कवर होते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, डाइंग डिक्लेरेशन के जितने पॉइंट हैं 8-9 जो भी पॉइंट्स हैं इसके, उनको आपको एक बार देखना है और मृत्युकालीन घोषणा पर एक टिप्पणी लिखनी है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया इसका। ये तो आप देखेंगे कि मृत्युकालीन घोषणा में अंग्रेजी विधि और भारतीय विधि में यानी इंग्लिश लॉ, फॉरेन लॉ और इंडियन लॉ में क्या अंतर है। उसके साथ आप क्या करेंगे, मृत्युकालीन घोषणा पर एक टिप्पणी के नाम से आप इसके पॉइंट्स को लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है कि एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को, तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो गया, हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट से हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो बात आ रही है वो आ रही है, एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 406 यानी 406 के अंतर्गत सिद्ध दोष करता है। अभियुक्त को 1 वर्ष के लिए शांति और सदाचार बनाए रखने के लिए बंद पत्र का निष्पादन करने का निर्देश क्यों नहीं दिया जा सकता, ये बताएंगे आप लोग। कि भाई एक प्रथम वर्ग जो मजिस्ट्रेट होता है वो क्या करता है, अभियुक्त को देता है दंड, किसके अकॉर्डिंग, आईपीसी का जो सेक्शन है यानी आईपीसी जो 1860 है उसका जो सेक्शन है 406, उसके अंतर्गत क्या करता है, सिद्ध दोष कर देता है उसको। और अभियुक्त को 1 वर्ष के लिए शांति और सदाचार बंद पत्र रखने के लिए बंद पत्र का निष्पादन करने का निर्देश क्यों नहीं दे सकता। इसका आंसर आप लोग बताएंगे मेरे को। आप कमेंट बॉक्स में भी अपने आंसर्स वगैरह लिख दिया कीजिए। भाई आपको अगर कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी डीलॉ करके एक ग्रुप बना हुआ है तो आप वहाँ पे भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप अच्छा भी लिख सकते हैं कि भाई मैम आपके लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, आपका प्रयास हमको अच्छा लग रहा है, तो आप उसमें भी हमारे को कमेंट दे सकते हैं। अब जब हम इस क्वेश्चन का आंसर एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे कौन से एक्ट का क्वेश्चन है, तो ये एक्ट का क्वेश्चन है सीआरपीसी 1973 का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बात कर रहा है 1860 यानी आईपीसी के जो 1860 है उसके 406 के बारे में। तो अब हमको देखना पड़ेगा भाई 406 क्या होता है। तो जब हम 406 की बात करते हैं तो ये कहता है आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो जब ये दंड दे रहा है 406 के अंतर्गत तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहाँ पे आता है। तो जब ये बोलता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करता है तो आता है सेक्शन 405। सेक्शन 405 बात करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की। क्या होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जब हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करते हैं तो ये कहता है जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार किसी प्रकार अपने को नष्ट किए जाने पर, मतलब क्या हुआ, आपने अपनी कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को रखने के लिए दे दी, न्यस्त करी, उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, मतलब कन्वर्ट कर लेता है अपने उपयोग के लिए, या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है उसको विहित करने वाली विधि के किसी निर्देश का या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या वहन करता है या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा सहन करता है तो वह आपराधिक न्यासभंग कहलाता है। ये हमारी एक्ट की लैंग्वेज है, हमको इसको एक बार जरूर गो थ्रू करना चाहिए। तो ये तो बात कर ली हमने भाई 406 में क्या दिया गया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का क्या दिया गया है, पनिशमेंट दे रखा है। अब ये बोल रहा है कि भाई इसके अंतर्गत वो बंद पत्र का निष्पादन करने का निर्देश क्यों नहीं दे सकता। तो इसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, इसके लिए जाना पड़ेगा हमको सीआरपीसी के सेक्शन 106 के पास। अगर आप लोगों के पास अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं अगर सीआरपीसी का एक्ट आपके पास अवेलेबल है तो आप एक बार ज़रूर उसको हमारे साथ इसको गो थ्रू कीजिए। मतलब 106 निकालिए अपने एक्ट का और 106 निकाल के आप चाहिए इसके पॉइंट नंबर 2 पर। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, इस धारा के अधीन कार्यवाही किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब की जाती है जब या तो वह स्थान जहां परिशांति भंग या विक्षोभ की आशंका है उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर है या ऐसी अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के संभावतः परिशांति भंग करेगा, लोक प्रशांति विशुद्ध करेगा या यथापूर्वक कोई सदोष कार्य करेगा। तो ये जो अपराध हो गया वो 106 के 2 जो है दंड प्रक्रिया संहिता का
उसके अकॉर्डिंग नहीं आता है, क्योंकि 106 बात करता है दो सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। ठीक है, तो यहाँ पे 106 का जो 2 पॉइंट है वो कवर नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे उसको बंधपत्र निष्पादन करने का निर्देश नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आपको जाके सेक्शन 106 को पूरा रीड आउट करना है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बात कर रहा है कि ऐसे साक्षी को क्या सुरक्षा प्रदान की गई है जो न्यायालय द्वारा किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य किया जाता है तथा अपने उत्तर में सदोष कथन करता है। ऐसे साक्षी को क्या सुरक्षा प्रदान की गई है जो न्यायालय द्वारा किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य किया जाता है तथा अपने उत्तर में सदोष कथन करता है। उत्तर आपके सामने लिख रखा है, फिर भी हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे एक बार। क्या है कि ना तो ऐसा साक्षी गिरफ्तारी तथा अभियोजन के अधीन होगा और ना ही ऐसे साक्षी के विरुद्ध दंडिक कार्यवाही में साबित किया जाएगा। कौन से एक्ट का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है इंडियन एविडेंस एक्ट का। इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन आता है 132, वो बात करता है कि इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य नहीं होगा। ठीक है, तो लेकिन क्या होगा, इसका एक स्पष्टीकरण है या परंतुक है जो क्या बोलता है कि ऐसा कोई भी उत्तर जिसे देने के लिए कोई साक्षी विवश किया जाएगा उसे गिरफ्तारी या अभियोजन के अधीन नहीं करेगा और ना ऐसे उत्तर द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन में के सिवाय वह उसके विरुद्ध किसी दंडिक कार्यवाही में साबित किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन 132 के परंतुक से। ठीक है, तो आप सोचे कि भाई ये परंतुक है, ये कहाँ से इनमें से क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन नहीं, हमको इनको छोड़ के नहीं जाना है, हमको इनको एक बार जरूर देख के जाना है। ठीक है, जिससे हमें ये नहीं लगे कि हमारी ये कमी रह गई कि हम वो चीज़ नहीं पढ़ के आए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है चिकित्सकीय पागलपन और विधिक पागलपन में क्या अंतर होता है। ठीक है, आप देखते हैं ना विकृत चित्त के प्रोविजंस वगैरह, तो ये उनकी बात कर रहा है कि भाई जब हम देखते हैं साधारण अपवाद आते हैं तब भी कहा जाता है कि भाई विकृत चित्त के आधार पर बचाव दिया गया है। 84 आता है जो सेक्शन। ठीक है, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देखते हैं कि भाई सक्षम व्यक्ति कौन होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे भी कहा गया है कि भाई जो अवयस्क हो, विकृत हो, वो क्या नहीं कर सकता, संविदा नहीं कर सकता है। तो वो यही बोल रहा है कि आखिर ये पागलपन होता क्या है। तो चिकित्सकीय पागलपन होता है और विधिक पागलपन होता है। तो इनके अंतर को देखने के लिए हम देखते हैं कि भाई चिकित्सक के कारणों पर आधारित उन्मत्तता को चिकित्सकीय पागलपन कहा जाता है। मान लीजिए कि क्या किसी व्यक्ति का दिमाग खराब हुआ या कुछ भी हुआ, मतलब उसके मेंटल प्रॉब्लम हुई, कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं हुई, अलग अलग तरीके की बच्चों जैसी हरकतें करने लग गया, उसको लेके गए डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने कह दिया कि भाई इसको उन्मत्तता की शिकायत हो गई, इसका मतलब ये विकृत हो चुका है। उसने पूरा प्रिस्क्राइब कर दिया, उसको दवाइयाँ वगैरह शुरू हो गई, या उसको कहा कि भाई थोड़े से दिन पागलों वाले हॉस्पिटल के अंतर्गत रहना पड़ेगा, मेंटल हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो ये तो हो गया चिकित्सकीय पागलपन। लेकिन क्या होता है, कुछ व्यक्ति होते हैं कि भाई कुछ समय के लिए सही होते हैं और कुछ समय के लिए हो जाते हैं दिमाग से खराब। तो उनकी बात कर रहा है कि भाई अपराध करते समय उस कार्य को प्रकृति को समझने की असमर्थता को विधिक पागलपन कहा जाता है। कई लोग कहते हैं ना भाई इसको दौरा आ गया था, ठीक है ना, तो उसी की बात कर रहा है कि भाई वो अपराध करते समय उसकी मानसिक स्थिति अलग थी और क्या था कि अपराध नहीं करते समय मानसिक स्थिति अलग थी, तो उसी को कहा गया है विधिक पागलपन। ठीक है, अब आता है 6th क्वेश्चन, जो बोल रहा है कब किसी कार्य को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 80 के अंतर्गत दुर्घटना माना जाता है, यानी 1868 के सेक्शन 80 के अंतर्गत एक्सीडेंट माना जाता है। तो वह दुर्घटना या दुर्भाग्य से किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्वक साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ अगर विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है तो वो कहा जाता है दुर्घटना हो गई। मान लीजिए जैसा कि आप हमेशा से देखते आए हैं कुल्हाड़ी वाले उदाहरण को हम हमारा बचपन यानी जो हमारा LLB वाली क्लास होती है वहाँ से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि A नाम का व्यक्ति है, पेड़ पे बैठा है और फिर क्या हो रहा है, फल काट रहा है। फल मतलब वो लकड़ी काट रहा है। तो जो कुल्हाड़ी होती है, नीचे बच्चे खेल रहे हैं, ये कुल्हाड़ी का फल होता है। ठीक है, नीचे बच्चे खेल रहे हैं, उसको पता है ना, और फिर भी अगर वो जानबूझकर क्या करता है, लकड़ी काटता रहता है और उसको पता है कि भाई इसका ये जो फल है वो लूज है, तब तो वो दुर्घटना में नहीं आएगा। तब तो उसको कहा जाएगा कि भाई उसने उपेक्षा से या जैसे भी जानबूझकर क्या किया, हत्या गारित कर दी। लेकिन उसको पता नहीं है, उसको लगा ये बिल्कुल सही है और वो क्या करता है, नॉर्मली जैसे रोज़ लकड़ी काटने जाता था वैसे लकड़ी काटने जाता है। पर क्या होता है, उस दिन दुर्भाग्य से ये जो लकड़ी का फल होता है ये निकल कर नीचे गिर जाता है
और नीचे अगर कोई व्यक्ति है उससे उसकी मृत्यु हो जाती है और उसने उचित सतर्कता और सावधानी का अगर ध्यान रखा था, ए ने अगर ध्यान रखा था उचित सतर्कता और सावधानी का, तो उसको यहाँ पर साधारण अपवादों का लाभ मिल जाएगा, जो कि आएगी धारा 80, जो कहता है एक्सीडेंट के बारे में, यानी कि दुर्घटना या दुर्भाग्य के बारे में। क्योंकि ना तो उसका यहाँ पे आशय था, ना उसका ज्ञान था, उसने उचित सतर्कता और सावधानी बरती थी और विधि पूर्वक अपना कार्य कर रहा था। तो क्या हो गया, दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना घटी और क्या हो गया, उससे दूसरा व्यक्ति मर गया। तो यहाँ पे उसको दंडित नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है प्रश्न नंबर 7। एक गहरा गड्ढा खोदता है और उसमें 4 विषैले सांप छोड़कर उस पर लकड़ियाँ और घास बिछा देता है। ब ये विश्वास करते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है, उस पर चलता है, उसमें गिर पड़ता है और मारा जाता है। कारण सहित बताइए कि ए ने क्या अपराध किया है। ए नाम का व्यक्ति है, एक गहरा गड्ढा खोदता है, उसमें सांप वगैरह छोड़ देता है और उस पर लकड़ियाँ या घास इस आशय से बिछाता है कि भाई लगे कि भाई धरती क्या है, सुदृढ़ है। ये बी नाम का व्यक्ति है, ये विश्वास करता है कि ये जो ज़मीन है ये बिल्कुल सुदृढ़ है और इस पर चलना शुरू कर देता है। चलना शुरू करता है और इसके अंदर जाके गिर जाता है। जैसे ही गिरता है और मर जाता है, क्योंकि या तो गिर के मर गया, हड्डी वड्डी टूट जाती, लेकिन वहाँ पे तो विषैले सांप छोड़ रखे हैं, तो वो क्या हुआ, मर गया। तो क्या उसने अपराध किया और कौन सा अपराध किया है, आप लोग सोचेंगे, लेकिन उत्तर हमारे सामने लिख रखा है। इसको उत्तर को अब बाद में देखिए और खुद भी थोड़ा सोचने का प्रयास कीजिए। चूँकि उत्तर हमारे सामने है इसलिए हम एक बार इसका एनालिसिस कर ही लेते हैं। चूँकि एने प्रश्नकृत कृत्य ब की मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया था, क्योंकि उसका पूरा इंटेंशन था कि वो गिरेगा, गिर के नहीं मरा तो सांप तो छोड़ ही दिए हैं मैंने, तो सांप से तो ढस के वो मर ही जाएगा। उससे यहाँ उसका ज्ञान रखते हुए कि इससे मृत्यु कारित होना संभव किया है, अतः क ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है। ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे हत्या का अपराध क्यों नहीं घटित हुआ, तो यहाँ पे क्या है, संभावना की बात हो गई है कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन जब हत्या कारित की जाती है तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है कि वहाँ पे संभावना नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वहाँ पे मृत्यु कारित होगी ही होगी। तो इसीलिए यहाँ पे हत्या में कन्वर्ट नहीं होके ये आएगा 299, यानी कि कल्पेबल होमियोसाइड। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि ये कह रहा है कि ब एक अपराध करके फरार हो जाता है, उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए किस प्रकार बाध्य किया जाता है, और अगर यदि ब उपस्थित ना हो तो न्यायालय के द्वारा क्या कार्यवाही की जा सकती है। आंसर आपके सामने है, लेकिन एक बार आप खुद भी थोड़ा सोचने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन कवर होंगे, कौन से एक्ट के क्वेश्चन कवर होंगे, सेक्शंस कवर होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा CRPC 1973, कौन कौन से सेक्शंस आ जाएंगे, 82 और 83। ठीक है, इनको आपको जरूर गो थ्रू करके आना है। यहाँ से पढ़ने के बाद भी अगर आप एक बार इन सेक्शंस को देख लेंगे तो आपको आसानी मिलेगी, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिल गया तो आपको सीधे लगेगा कि हाँ हमने ये क्वेश्चन पढ़ रखा है। क्वेश्चन हो, सेक्शन हो, जो कुछ भी हो। ठीक है। तो यदि न्यायालय संतुष्ट है कि जिस अभियुक्त बी के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है स्वयं को छिपा रहा है या फरार हो गया है, जिससे वारंट निष्पादित नहीं हो रहा है, या तो न्यायालय लिखित उद्घोषणा प्रकाशित करके या वह व्यक्ति उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन बाद विनिर्दिष्ट स्थान, यानी जो भी स्थान दिया गया है वहाँ पर उस समय जो विनिर्दिष्ट समय दिया गया है वहाँ पर हाजिर होगा, और अभियुक्त के हाजिर ना होने पर न्यायालय उद्घोषित व्यक्ति की, मतलब उसको उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया जाएगा, और उसके पास जो उसकी जंगम या स्थावर या दोनों प्रकार की संपत्ति होगी उसके कुर्की का आदेश दे देगा, यानी अटैचमेंट का आदेश भी दे देगा। ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके आप इसके आंसर का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है प्रश्न नंबर 9, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। कब अभियुक्त के मर जाने पर अपील उपशमन नहीं होता है। अपील के उपशमन की बात कर रहे हैं, यानी अबैटमेंट ऑफ अपील्स की बात कर रहा है कि कब नहीं होता है। तो दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु के बाद उसके निकट नातेदारों द्वारा अपील जारी रखने के निवेदन की इजाज़त पर इसका उपशमन नहीं होता है। कौन से एक्ट का सेक्शन है, CRPC आ जाएगा, अपीलों का उपशमन वाला जो पार्ट है ना उसके अंतर्गत। तो 1973 का एक्ट है, और सेक्शन कौन सा आ जाएगा यहाँ पे सेक्शन कवर हो जाएगा 394। सेक्शन 394 की बात कर रहा है, जो कि अपीलों के उपशमन की बात करता है।
इसका मतलब होता है अपराधी खत्म, तो अपराध खत्म हो जाता है। परंतु क्या होता है, इसका एक परंतु दे रखा है। उसमें हमको ये बात बता रखी है कि दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु के बाद उसके जो निकट नातेदार होते हैं उनके द्वारा अपील जारी रखने के आवेदन पर या निवेदन पर इजाज़त मिलने पर क्या होता है, अपील का उपशमन नहीं होता। और जो निकट नातेदार होते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन आता है, माता पिता आ सकते हैं, उसकी पत्नी आ सकती है, पारंपरिक वंशज वगैरह आ सकते हैं, या फिर उसके भाई बहन वगैरह इसके अंतर्गत इंक्लूड हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10 किसके संबंध में है, ये बात कर रहा है अभियुक्त की जन्म तिथि के बारे में। क्या बोल रहा है कि एक मामले में अभियुक्त की जन्म तिथि का प्रश्न है, यानी बर्थ डेट का प्रश्न है, तो क्या इस विषय को भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 45 है उसके अंतर्गत एक अस्थि विशेषज्ञ को विशेषज्ञ होने के नाते सौंपा जा सकता है क्या। आंसर आपके सामने लिख रखा है, लेकिन फिर भी एक बार आप एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसमें यह बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, उसकी जन्म तिथि यानी बर्थ डेट का प्रश्न है, ठीक है, मतलब उसकी बर्थ डेट उसको पता नहीं है, तो हमको बर्थ डेट अगर पता लगानी है तो क्या इस विषय पर जो सेक्शन 45 आता है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसका जो एक अस्थि विशेषज्ञ होता है, ठीक है, उसकी जो राय वगैरह होती है उसको उसके लिए सौंपा जा सकता है या नहीं, यानी राय के लिए सौंपा जा सकता है या नहीं। तो इसका आंसर बोल रहा है अस्थि विशेषज्ञ चिकित्सक होने के नाते एक विशेषज्ञ होता है, तो आयु के संबंध में वो क्या कर सकता है, जो भी राय देगा वो सुसंगत होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने ही लिखा हुआ है सेक्शन 45 के अंतर्गत आ सकता है। तो 45 में हमको दे रखी होती है विशेषज्ञ की राय, एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करता है, ठीक है। तो आप लोग वही करेंगे, एक बार क्या करेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन वाले जो पॉइंट्स होते हैं, जो इससे रिलेटेड जो सेक्शंस होते हैं, उनको आप गो थ्रू करके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप इन क्वेश्चंस का एक बार एनालिसिस कर लेंगे, तो वो आपके एग्ज़ाम में मदद करेगा। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं मेंस होने वाला है 40 डेज़ के अंतर्गत, तो आपको एक बार इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करने को चाहिए, मतलब गो थ्रू करना चाहिए आपको इसको, ठीक है। ये ओल्ड पेपर्स हैं तो आपको मदद मिलेगी। कई बार हमको क्या होता है, ओल्ड पेपर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, या कई बार क्या होता है हम बुक्स पढ़ते रह जाते हैं या कोई अदर क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, तो हम ओल्ड पेपर्स को छोड़ के चल जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस क्या करेंगे, आपकी मदद करेंगे। तो आप क्या कीजिए, इन मेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो ना केवल आरजेएस में काम आएंगे, आपके एपीओ में भी काम आएंगे। एपीओ का सिलेबस बहुत बड़ा है, आप लोग ये मत सोच के देखिए एपीओ आएगा तब पढ़ाई करना शुरू करेंगे उसकी। एपीओ अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस लेके बैठा है, तो आप लोगों को आज से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और एपीओ के संबंध में हमने एक टाइम टेबल अपने चैनल पे डाल रखा है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको फॉलो करना जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका 2 बार तो क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाएंगे, आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो आपको उसको एक बार ज़रूर गो थ्रू करना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी को लगता है कि हमको सेक्शंस याद नहीं हो पाते हैं, कि हम सेक्शंस याद नहीं कर पाते हैं मैम, तो हमने एक इंडेक्सोपीडिया करके बुक लॉन्च कर रखी है। इंडेक्सोपीडिया में क्या है, सेक्शंस दे रखे हैं, सारे एक्ट हैं, जितने भी एक्ट्स हैं हमारे माइनर से रिलेटेड, मेजर से रिलेटेड, उनमें क्या दे रखा है, उनके सेक्शंस दे रखे हैं, इंडेक्स दे रखी है। तो क्या होता है, जब भी हम सोचते हैं आज हम इतने सेक्शंस याद करके रखेंगे, लेकिन क्या होता है हम कॉन्सेप्ट पढ़ने बैठ जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा ना, हमको सेक्शंस तो याद होने ही चाहिए। कई बार हम सेक्शंस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमको लगता है अरे यार ये सेक्शन तो मुझे आता ही नहीं है, मैंने पढ़ा बहुत बार है लेकिन मुझे आता ही नहीं है। ऐसा काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, इंडेक्सोपीडिया को अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। कि दोनों मेथड्स में, ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर आप इसको ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो मतलब इसकी PDF डाउनलोड हो जाएगी आपकी ईमेल ID पे, और आप इसको जब चाहे प्रिंट निकलवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या चाहते हैं, नहीं मैम आप हम चाहते हैं ये बुक्स के रूप में हमारे पास हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर वगैरह डिटेल वगैरह दे रखे होंगे, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।